तो पिछले लेक्चर में हमने जाना कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम के कुछ डेरिवेशन करेंगे और उन डेरिवेशन से फिर क्वेश्चन भी करेंगे, हैंड टू हैंड अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बेसिकली वो होता क्या है, एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके दो डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। आई बात समझ में? ये इसकी हेडिंग है। सबसे पहले हमने इसका टॉपिक का नाम लिखा, क्या नाम था इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक, मान लो कि तुम्हारे पास एक डाइपोल है जिसमें एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है और इसका सेंटर O है, इधर की लेंथ भी L, इधर की लेंथ L। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस +q से आगे जाओगे तो P पॉइंट है एक और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सेंटर से P तक की डिस्टेंस है x या r, कितनी मान लेंगे, r मान लें। तो सेंटर O से P तक की डिस्टेंस है r। ठीक है, बात समझ में आई। सेंटर O से P तक की डिस्टेंस हो गई r और -q से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + l। बताओ होगी कि नहीं होगी? और +q से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r - l। बताओ होगी कि नहीं होगी? ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट को हम पॉजिटिव नेचर मान के चलते हैं। इस बात को दोबारा समझ लो, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसको हम पॉजिटिव नेचर्ड मान के चलते हैं। तीसरी बार कह रहा हूँ मैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसे पॉजिटिव नेचर्ड मान के चलते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये जो P है इसको पॉजिटिव नेचर्ड मान लो 1 मिनट के लिए। तो ये जो +q है क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और वेक्टर चाहे लगा दो। और E2 जो होगा -q के कारण वो इस अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो पता लग गया। ठीक, तो हम कहते हैं कि E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू +q एंड -q चार्जेस। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो अब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होगा E1 - E2। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, यहाँ तक आ गई? चलो गुड। अब समझो बात को। अभी हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो E1 का वैल्यू कितना होता है, E1 बराबर 1/4πε0। E1 क्या है, +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी, r - l। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर q/r - l का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। अच्छा, E2 कितना है, बोलो। E2 क्या होगा, 1/4πε0। हाँ, q देखो डिस्टेंस -q से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r + l है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या लेंगे, r + l का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस और प्लस का यूज़ सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वहाँ पर माइनस और +q नहीं लेना है। एक दफ़ा और बता रहा मैं इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें -q और +q साइन का यूज़ सिर्फ डायरेक्शन तय करने के लिए होता है। जब फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे उस टाइम पर हमें माइनस साइन नहीं लेना है। ठीक, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर माइनस साइन नहीं लिया, -q के कारण। ठीक, अब यहाँ पर रख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो E =
1/4πε0 Q/r-L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? बताओ भाई, इस लाइन में कोई दिक्कत? अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन है। E इक्वल टू, एक तो Q कॉमन है, एक 1/4πε0 कॉमन है, तो यहाँ क्या रह गया? r-L का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या रह गया? r+L का होल स्क्वायर। ठीक, अगर तुम इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम में प्रोडक्ट आ जाएगी इन दोनों की आपस में, और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्या कहेंगे, E बराबर जो है वो आ गया आपका Q/4πε0 इंटू, इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख लो, r-L का स्क्वायर इंटू r+L का स्क्वायर। ये इधर गया तो क्या हुआ? r+L का स्क्वायर इधर आ गया, माइनस r-L का स्क्वायर इधर आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बताओ भाई, आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर 3 फॉर्मूले याद नहीं है तो आप डेरिवेशन आगे नहीं चला सकते। इसीलिए पहले मैं 3 फॉर्मूले लिखता हूँ बीच में, ठीक है? नहीं है, मैं अंडरलाइन करके लिख रहा। अगर किसी को याद है तो ठीक है, वरना क्या कर लो, साइड में लिख लेना, कहीं अपनी फेयर कॉपी में मत लिखना इसको ऐसे डेरिवेशन के बीच में, कहीं साइड में पेज में लिख लेना। एक तो a+b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा फार्मूला होता है a - b का स्क्वायर, वो होता है a² - 2ab + के b स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा होता है a + b इंटू a - b, वो होता है a² - के b स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना ये डेरिवेशन आगे नहीं चला सकते। इनको साइड में कहीं लिख लो और हैंड टू हैंड याद कर लो। ठीक, अब ये डेरिवेशन आगे बढ़ाने के लिए मुझे इसे ख़त्म करना पड़ेगा। सबने नोट कर लिया इसको? नहीं नोट करा तो नोट कर लो भाई, हैं? अब देखो, तो अब इसमें क्या है कि वो जो E है उसमें क्या कॉमन आ गया था भाई? E में Q कॉमन आ गया था, अपॉन में 4πε0 कॉमन आ गया था। अब तुम r+L का स्क्वायर खोलो तो होगा r² + L स्क्वायर, मतलब +2rl + L स्क्वायर, माइनस में ब्रैकेट में खोलो उसको r - L स्क्वायर, तो r² - 2rl + के L स्क्वायर। आई बात समझ में? अपॉन में a + b इंटू a - b। अब यहाँ देखो ध्यान से, a + b इंटू a - b यानी r - L इंटू r+L, तो हो जाएगा r² - L स्क्वायर, और उनके भी स्क्वायर हैं तो क्या हो जाएगा? r² - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो बच्चों, आ गई? तो E बराबर आ गया Q/4πε0 इंटू r² + 2rl + L स्क्वायर। जब माइनस ओपन करोगे तो माइनस इसमें जाएगा ब्रैकेट में, जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -r² + 2rl - L स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में r² - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब यहाँ देखो, r² से r² गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, तो E बराबर जो है वो कितना आ गया? Q/4πε0। एक मिनट ज़रा मैं इंक ले लूँ पहले। इतने यहाँ तक ध्यान करो ज़रा, ध्यान से क्या क्या हुआ। मतलब मेरी बात सुनो, जब तुम पढ़ रहे हो तो 90% तो वहीं याद हो जाए तुम्हारे, बाकी जो तुम्हारा रह गया ना, घर जाके सिर्फ रिवीजन करना हो, क्योंकि तैयारी वाले बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 बार एक ही टॉपिक को करेगा। और एक बात और बता रहा मैं, जैसे ही कोचिंग से घर जाते हो सबसे पहले कोचिंग का काम निपटाओ, ठीक है? नहीं है, सिलेक्शन में बहुत बड़ी बात नहीं होती। सिलेक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो कोचिंग में काम दिया जा रहा है उसे पूरा कर लो, और जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो टेस्ट दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो है क्या करना है, 2rl कितना हो गया? 4rl अपॉन r² - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं E = 1/4πε0। 4 को लिख लो 2 × 2, Q को ले आओ L के साथ तो ये हो जाएगा 2QL, और R को अलग रखो, अपॉन में r² - L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आप जानते हो क्योंकि 2QL बराबर किसके होता है? P। किसके होता है?
पी के, तो रख दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई? बताओ। अब उधर क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है ना, इसको यहाँ में साफ करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो अब ये जो है देखो ध्यान से क्या हो रहा, एक एक टॉपिक करो, मगर ऐसे करो कि तुम्हारे फिर दोबारा ना करना पड़े उसको ज़िंदगी में कभी, ठीक है? यानी अगली बार तो क्वेश्चन ही करो, तुमसे कोई पूछे जी सर वो वाला टॉपिक बताओ तो एकदम लिख दो तुरंत, है ना, उसे ऐसा करना चाहिए। तो 2PR अपॉन ये आ गया, तो E इक्वल टू, अब तुम देखो हम ये कहते हैं इफ़ L इज़ वेरी वेरी लेस देन ऑफ R, देन नेगलेक्ट कर सकते हैं हम किसको, L को। छोटा L है तो उसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से L को ख़त्म कर दो, तो ये क्या बन गया है, E इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन R की पावर 4, ये काट देगा इसको, बन जाएगा R की पावर 3। तो फाइनली E इक्वल टू आ गया है 1/4πε0 2P अपॉन R³, और ये क्या हुआ, XCl। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल था, कोई ख़ास बात तो नहीं है। अगर किसी बच्चे ने इसको हैंड टू हैंड अभी 3-4 बार कर लिया, मैं कह रहा ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है? हमारे टीचर ने जो, हमें सब कुछ याद है ना, ये सारे सब्जेक्ट एक साथ याद होने की वजह क्या है, मुझे, मैं मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी भी अच्छी तरीके से याद है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि टीचर ने एक बात समझाई थी कि जब हम तुम्हें काम दे रहे तो घर जाओ, घर जाने के पहले बात सबसे पहले अपने वर्क को करो, ठीक, कोचिंग वर्क को करो। उसमें कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो 2 या 3 घंटे लगेंगे। अब आप घर चले गए, घर जाने के बाद क्या करा, काम उतारना शुरू कर दिया, मतलब पहले क्या किया, घर गए, घर जाके बैग रखा, अभी तो मैं बस कोचिंग से आया हूँ, अभी तो बस मुझे थोड़ी देर आराम कर लेने दो, अभी तो बस मैं आराम कर लूँ, है ना, फिर बैग रख देंगे, फिर खाना खा लूँ पहले, फिर उसके बाद थोड़ा घूम के आ जाऊँ, थोड़ा ही कर, इसी चक्कर में क्या हो जाती है, रात हो जाती है, फिर नींद आ जाती है, और फिर ख़त्म मामला, ठीक। तो इसे बचने के लिए क्या करना है, जो काम कराया जा रहा है उसको हैंड टू हैंड अभी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो उसकी, ये सारा ही काम 1 घंटे के अंदर होके भी ख़त्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। बात समझ में आई? चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल ले लो 1-2, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में ही नहीं आता, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता जब तक उस पर न्यूमेरिकल ना लिया जाए, ठीक। हम कह रहे भाई एक जो है, एक डाइपोल है, एग्जाम्पल ले लो, एक डाइपोल है, उसका चार्ज तो है 3 कॉलम, और उसकी लेंथ है कितनी, 6 मीटर। मतलब ये ऐसे ही हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं कि इतना बड़ा था, इतना बड़ा होता है, वो तो मैं क्वेश्चन करवा रहा। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये कहा कि वो जो P पॉइंट है वो डिस्टेंस पे है कितनी, 3 की डिस्टेंस पे है वो, 3 मीटर की डिस्टेंस, नहीं, तो 9 मीटर की डिस्टेंस पे है वो, ठीक। तो डाइपोल समझ में आ गया, यानी एक डाइपोल है, उसमें ये भी कितने का, -3 कॉलम का, ये कितने का, +3 कॉलम का, उसकी खुद की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ 6 है, बताओ भाई, और उससे कितने डिस्टेंस पर है P, 9 मीटर की डिस्टेंस पे उसके सेंटर से P है, ठीक है, नहीं है, सारी वैल्यूज़ क्लियर हो गई। अब ये पूछा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट हियर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें फार्मूला याद है 1/4πε0 2P/r³। तो E इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कोई प्रॉब्लम है, इंटू 2, P की वैल्यू क्या होती है 2QL, तो 2 × Q की वैल्यू कितनी है 3 × 6/r³, यानी कि क्या हो गया 9, है ना। तो 9 का क्यूब क्या होता है भाई, ऐसे क्यों, जरूरी कुछ है क्या 9 का क्यूब निकालना, 9 × 9 × 9 लिख लो यार तुम तो, मतलब ज़रूरी है कि हर एक नंबर का क्यूब याद होगा, नहीं याद तो ऐसे ही लिख लो। अब देखो 9 से 9 ख़त्म, यहाँ पे देखो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, और ये फिर 3 से कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो अब इसे कर दो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, ये आ गया 8/9 × 10⁹ ठीक है, नहीं है। अब 8/9 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 का टेबल चलाओ ज़रा फटाफट, 8 9 72 होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, तो 9 8, तो ये 8 पॉइंट लगभग 8 × 10⁻⁴
9। ठीक, यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलाम क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गया समझ में। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। ठीक।